मेरी क्लास का टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं अब नहीं आपको बिठा सकता यहाँ पे, हैं? क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हमने सोशल वाला पढ़ लिया था पूरा। सोशल में सोशल में क्या स्टेप है जी भाई? आगे सोशल वैल्यूज और, हाँ जी, और एजुकेशन लेवल, हाँ जी, लोगों का तालीम का स्टैंडर्ड जी, और वेल डिस्ट्रीब्यूशन, और छह हेडिंग थी हैं, वो 6 याद होनी चाहिए, ठीक है? याद है आपको काफी हद तक 6 हेडिंग्स। वो हेडिंग याद हो, अंदर वाला जो भी याद करना है तो कर लो उसको, लेकिन ये आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए। क्या सीधा सीधा थ्योरी शायद आए, मुश्किल है कि रट्टे वाली थ्योरी शायद आए। ये मैं आपको बता दूं, एमएफए में 2 तरह के सवाल आ सकते हैं। जो आपका ये मैनेजेरियल का पोर्शन है, खास तौर पर मैनेजेरियल में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जी, एक होंगे रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। आपने जो नॉलेज किसी भी चैप्टर में या किसी भी मॉडल में, पूरे मॉडल का नॉलेज आएगा नॉर्मली, यानी पेस्टल एक पूरा मॉडल है, इसमें से किसी एक पे भी आ सकता है, फैक्टर पे, पी पे, ई पे, एस पे। मसलन वो आपसे कह दे कि बताओ क्या 5 इकोनॉमिक फैक्टर हमें कंसिडर करने चाहिए किसी एक बिजनेस के लिए, ठीक है? बहुत कम चांस है ऐसा। ऐसा सवाल भी आना होगा तो ऊपर 2 लाइनें दी होंगी, 2 लाइनें, 1-2 लाइनें, ठीक है, कि ये एक बिजनेस है, उसका नाम बता देगा और ये काम करता है। तो बुकिश नॉलेज, रिप्रोडक्शन ऑफ द नॉलेज हो तो वो कह सकता है बताओ वो 5 कौन से फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के जिनको हमें देखना चाहिए। तो फिर आपको वो लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट में से कोई एक एक बता देंगे। लीडिंग का, कोइंसिडेंट का और लैगिंग क्या, फिर 5 करना है तो 3 बता देंगे। इन्फ्लेशन रेट, लेकिन अब आप उसके अंदर वाली बहुत ज्यादा डिटेल नहीं याद रख सकते। मेन जो आप रट्टा लगा लें वो ये है कि इन्फ्लेशन का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये याद रख लें। इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सेविंग, बिजनेस के प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर क्या इम्पैक्ट आता है, बाकी उसको अपने अल्फाज में वहां इलेबोरेट करें। इसका 1% चांस है कि ये आए, 1% चांस है। 99% चांस किस चीज का है कि वो आपको एक स्टोरी दे देगा कि मिसाल के तौर पर अब्दुल अजीम एंड कंपनी एक है जो कि उबर या करीम की तरह की कोई, इन ड्राइव की तरह की कोई ऐप बना के पाकिस्तान में आना चाह रही है। तो अब आप मुझे बताएं कि वो जो कंपनी है वो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए पाकिस्तान में कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करे। अब कुछ फैक्टर्स सवाल में ही दिए होंगे, तो जो सवाल में फैक्टर्स दिए होंगे आपने उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल में डिस्कस करना होगा। याद रखें, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। क्या कहते हैं उसको? इसमें भी बुकिश नॉलेज थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन सारा बुकिश लिखाएंगे तो नंबर कटेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज के सवाल आएंगे ज्यादातर, ये 99% चांस है। और इसका चांस क्या है? मसलन वो कहेगा जी कंडक्ट पेस्टल एनालिसिस फॉर अब्दुल अजीम एंड कंपनी। पेस्टल एनालिसिस कंडक्ट करें अब्दुल अजीम, या वो कहेगा परफॉर्म इन्वायरमेंटल स्कैनिंग फॉर अब्दुल अजीम एंड कंपनी, और ऊपर 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ अब्दुल अजीम एंड कंपनी जिस मुल्क में जा रही है उसके दिए होंगे। मसलन अब्दुल अजीम एंड कंपनी पाकिस्तान में आ रही है तो वो लिखा होगा कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो जब वो कह देगा ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो ये वाली लाइन आपने सोशल में आके डिस्कस करनी होगी।
अगर सवाल में उसने लिखा हो कि पॉलिटिकली पाकिस्तान में पॉलिसीज या गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी स्टेबल नहीं है, तो वो फिर आपने पॉलिटिकल वाले पैराग्राफ में आके सवाल, यानी आपको अब्दुल अजीम एंड कंपनी के लिए जो जवाब लिखना है वो मॉडल में 5 थे, PE, या 5 या 6, तो आप 6 पैराग्राफ लिखेंगे और हर पैराग्राफ में ये बताएंगे कि पॉलिटिकल फैक्टर क्या होते हैं एक लाइन में, और उसको फॉरेन सिनेरियो से क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। सिनेरियो में दी हुई लाइन उठा के छाप देंगे, सिनेरियो में दी हुई लाइन उठा के सेम टू सेम छाप दें, लेकिन वो अच्छा नहीं समझा जाता, उसको थोड़ा सा सिनेरियो के मुताबिक क्या कर लें, मोल्ड। ये सवाल आएंगे। यानी आपने क्वेश्चन का जो डाटा होगा ना वो खिचड़ी डाटा है, आपने उस खिचड़ी डाटे को हेड वाइज उसको अपने अपने रेलेवेंट हेड में उसको क्या करते जाना है, डिस्कस करते जाना है। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? यही काम ऑडिट में होता है। ऑडिट में भी कई दफा होता है, अगर प्रोसीजर कुछ अप्लाई करने हैं तो वो स्टोरी देगा, उस स्टोरी से रिलेटेड आपने प्रोसीजर लिखने हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स। तो जो क्वेश्चन की लाइन जिस प्रोसीजर को मैच कर रही है, आपने क्वेश्चन से उठा के उसको वहीं लिखना है। अच्छा, एक लाइन ना कई दफा एक से ज्यादा हेडिंग में भी डिस्कस होती है, वो आपकी गुफ्तगू का अंदाज है, उसको कहाँ डिस्कस करता है। तो मुझे अगर ऊपर स्टोरी दी हुई है, मैंने दूसरी लाइन को पकड़ा तो वो सोशल में था, तीसरी लाइन में टेक्नोलॉजी का जिक्र था, पहली लाइन में लीगल का जिक्र था। इस तरह आपकी स्टोरी को पीसीज में डिवाइड करके यहाँ पे कैटेगराइज करना पड़ेगा। असल में ये होता है नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, ये ज्यादा सवाल आते हैं। इसी तरह एक मॉडल है स्वॉट एनालिसिस, तो वो आपको स्टोरी देगा, स्टोरी में से स्ट्रेंथ अलहदा करेंगे और स्ट्रेंथ के पैराग्राफ में डिस्कस कर देंगे, वीकनेसेस इदारे के अलहदा करके वीकनेसेस में डिस्कस कर देंगे। यानी खिचड़ी डाटे को, मिक्स डाटे को क्लासिफाइड फॉर्म में आपने आंसर में लेके आना है, वो आपका काम है बस। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल। अब जिसको पता ही नहीं, जिस बच्चे को ये पता ही नहीं कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक में डिस्कस होगी, सोशल में डिस्कस होगी, पॉलिटिकल में, तो हमने वेल्थ की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किस में पढ़ी थी, सोशल में। लोगों का एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, मसलन वो कहता है इस मुल्क में जॉगिंग का रुझान पैदा हो रहा है बहुत ज्यादा, जॉगिंग शॉगिंग करने का, फिटनेस का, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का। तो मैंने उस दिन बताया आपको कि ये जो लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा होता है, लोगों के घरों में रहने का तरीका चेंज हो रहा होता है, अर्बनाइजेशन आ रही है, वो सवाल में लिख देता है अर्बनाइजेशन आ रही है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है लोग गांवों को छोड़ के शहरों में सेटल होना चाह रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन जो है ये सोशल का फैक्टर था। वो कह देता है जी इस मुल्क में ग्लोबलाइजेशन आ रही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है बाहर वाली दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, लोग भी बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड ओपन इकोनॉमी। तो ये सोशल में था। इकोनॉमिकल में क्या था, वो कहे जी चीजों की कीमतें पिछले 3 सालों में प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई हैं, तो ये फैक्टर इन्फ्लेशन का है और ये कहाँ डिस्कस होगा, इकोनॉमिक में। या वो कोई कह दे कि ये नॉर्मली इस मुल्क में ज्यादातर कारोबार लोन के पैसे से चलते हैं और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये मुल्क में बड़े वॉलेटाइल है, तो ये भी इकोनॉमिक फैक्टर में डिस्कस होगा। इंटरेस्ट रेट वॉलेटाइल होने का मतलब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करेगा, तो इंटरेस्ट रेट का जिक्र आ गया तो समझ जाओ कि आपने इसको किसमें डिस्कस करना है। अभी मैं ये जब पूरा हो जाएगा ना टॉपिक तो फिर मैं सवाल करवाऊंगा, अभी नहीं करा सकता। अभी मसला क्या है, हमने अभी तक एक तो फैक्टर पढ़ा है, मतलब ई पढ़ा है और एस पढ़ा है, सॉरी अभी तक तो 2 पढ़े हैं। ई और ई में हेडिंग याद होनी चाहिए आपको। हाँ जी, ई में इकोनॉमिक में बताओ कितनी तरह के इंडिकेटर होते हैं, नीचे करें कौन कौन से, लीडिंग, कोइंसिडेंट और लैगिंग में 3 एग्जांपल दो। इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, शाबाश। इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है, ठीक है। जीडीपी किस में आता है, हाँ। स्टॉक रिटर्न्स किस में आते हैं,
बिल्डिंग को परमिट मिल रहे हैं स्पीड से, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बड़े आराम से परमिट मिल रहे हैं। लीडिंग, लोगों को कनेक्शन लगवाना बिजली गैस का पानी का जो भी है बड़े आराम से लग रहे हैं, तो ये भी लीडिंग में है। समझ आ रहा है कि वो फटाफट आज दी एप्लीकेशन कल लग गया फटाफट। तो इसका मतलब है सोसाइटी, कम्युनिटी, बिजनेस की प्रमोशन के लिए काम हो रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। ठीक है, ये लीडिंग इंडिकेटर है। और जहां पर सुई गैस का बिल और सुई गैस का कनेक्शन की एप्लीकेशन दे के भूल जाओ, 6 महीने हो गए, नहीं कोई जवाब ही नहीं, फिर वो मसला है। चलो आज पढ़ना है लीगल, लीगल को करना है। ठीक है, मैं इस बात का बिल्कुल इनकार नहीं करता कि जो आप किताब वाला पढ़े ये नॉलेज सारा बेकार जाएगा, नहीं, ये वोकैबुलरी क्रिएट कर रहा है आपको अपने आंसर लिखने के लिए। बाज दफा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ के उनको समझ आ जाता है और उनके ज़हन में 1-2 पॉइंट रह जाते हैं, उनको तो याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके बिल्कुल वॉश हो जाता है एकदम, इवन हेडिंग भी याद नहीं रहती, उनको फिर रट्टा लगाना उनकी मजबूरी। आप किस पर्सनैलिटी ट्रेड से आपका ताल्लुक है। अब मसलन मुझे आदत थी, मैं रट्टा लगाता था, मैं रट्टा लगा लूं तो मुझे इत्मीनान हो जाता है, लिखना मेरे बाद में खुद ही है, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ हेडिंग ये वो याद करनी है। अब मसलन मैंने इकोनॉमिक फैक्टर की हेडिंग याद कर ली है, जब आएंगी कहीं ना कहीं जिक्र होगा तो मैं जबरदस्ती लिख लूंगा इसको, लेकिन मैंने इकोनॉमिक की हेडिंग याद कर ली। इसी तरह मैंने सोशल के भी कहा 6 फैक्टर है, उनमें बदोबदी 6 पूरे करने ने, या सवाल में वो ढूंढना है कि 6 में से कोई एक दिया हुआ है। क्योंकि अगर मुझे उसकी हेडिंग याद है ना, तो मुझे सवाल में फिक्रे में से कहीं से भी नजर आ जाएगा कि यार ये सोशल फैक्टर है, ये इकोनॉमिकल फैक्टर है, ये पॉलिटिकल फैक्टर है, ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। इज इट क्लियर? क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूँ? केस स्टडी, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज का क्वेश्चन होगा तो डाटा या फैक्ट्स या इंग्लिश सेपरेटेड, सब डाटा मिक्स होगा, फिक्रा पढ़ते जाएंगे और ये तय करते जाएंगे कि ये फिक्रा हमने किस हेडिंग के अंडर डिस्कशन करनी है इसकी अपने आंसर में। और एक फिक्रे को एक से ज्यादा हेडिंग में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा ये हरकत ना फरमाए। चलो आ जाओ जरा, आज हमने पढ़ना है लीगल। 12 कवानीन है जी। कितने कवानीन है? 12 कवानीन है, सोशल वाले नोट्स में ही है वो। 12 कवानीन है जो किसी एक बिजनेस को, मसलन कोई भी उबर क्रीम टाइप को नया बिजनेस पाकिस्तान में आता है, इवन जब उबर क्रीम आई होगी पाकिस्तान में, तो उन्होंने इनमें से 12 कवानीन नहीं तो 12 में से कोई 6-7 कवानीन का से तो वास्ता उनका पढ़ा ही होगा ना। तो उन्होंने काम शुरू करने से पहले इन 12 कवानीन को पढ़ा होगा, देखा होगा कि यार ऐ ना हो गया ऐसी काम स्टार्ट कर दी है तो बाद किसी कानून की गिरफ्त विच फड़े जाइए। बात समझ आ रही है? उन्होंने देखे होंगे ना ये 12 कवानीन। अब ये 12 कवानीन की एक डायग्राम बनी हुई है, मैं वो डायग्राम बस ओपन कर रहा हूं, बाद में कवानीन पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कवानीन तो उसमें बिल्कुल बच्चों वाले हैं, कंपनी लॉ में पढ़े हुए हैं आपने। हाँ, ये किसी भी बिजनेस पे इम्पैक्ट लाने वाले कितने कवानीन हैं। आज हम लीगल इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, पेस्टल में से LG। अच्छा, मोटी मोटी बात हम कर लेते हैं, पहले तुक्का लगाते हैं ना क्या होगा। सबसे पहला कानून जिससे हमारा वास्ता पड़ेगा, अगर हम बिजनेस को किस शक्ल में चलाना चाह रहे हैं, अगर आप उस मुल्क में जाके पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बना के बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रखना चाह रहे हैं, कि आप सोल ट्रेडर के तौर पे चलाना चाह रहे हैं, तो कोई कानून नहीं लगता। सोल ट्रेडर समझते हैं? 1 person इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, देर इज नो लॉ टू स्टैब्लिश सच बिजनेस। वही बंदा अपने स्याह सफेद का मालिक है। और सोल ट्रेडरशिप में एक प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या मतलब होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का? उसका अपना जाती घर भी कारोबार के कर्जे अदा करने में इस्तेमाल हो जाता है। पार्टनरशिप भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली होती है, कई दफा लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में शायद नहीं है, क्योंकि मैंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ा था भूल भाल गया हूँ, अब मैंने रिवाइज भी नहीं किया, बड़ा अरसा हो गया है। अगर आप में से कोई कंपनी लॉ पढ़ रहा हो तो उसको पता होगा पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी होती है, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में प्रैक्टिकली है या नहीं है। कानून तो पढ़ाता है आपको, उसमें बताया होगा टीचर ने लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप, लेकिन वो प्रैक्टिस में चलती नहीं ज्यादातर।
चलती अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है, यानी पार्टनर की जाती घरेलू प्रॉपर्टी भी बिजनेस के लोन अदा करने के काबिल होती है। तो अगर तो आप बिजनेस को कंपनी बना के चलाना चाह रहे हैं तो कौन सा कानून आप पे एप्लीकेबल होगा? कंपनी लॉ। और अगर आप बिजनेस को पार्टनरशिप के तौर पे चलाना चाह रहे हैं तो कौन सा कानून अप्लाई होगा? जी बताएं जी, पाकिस्तान में पार्टनरशिप का कौन सा कानून एप्लीकेबल है भाईजान? बोलना नहीं बाकियों ने। पार्टनरशिप में कौन सा कानून, कौन सा ऑर्डिनेंस एक्ट है? वो तो कंपनी के लिए है। पार्टनरशिप में कंपनी को बनाने, चलाने, बंद करने, उस सारे उसको चेक करने, उसके ऊपर फाइन करने के लिए, उसकी वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए कंपनी लॉ तो है कंपनी एक्ट 2017। और पार्टनरशिप का जो एक्ट पाकिस्तान में एप्लीकेबल है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1930। तो ये आपको वहां पे पेपर में कोट नहीं करना ये बस, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। एमसीक्यूज की मार मार सकता है वो। वहां तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं, पता है हम क्या फिगर लिखते हैं कि इस कंपनी ने, उर्दू में बता रहा हूं अभी, इस कंपनी ने अगर पाकिस्तान में उबर करीम ने बिजनेस स्टार्ट करना है और एज अ कंपनी स्टार्ट करना है तो इसको कंपनी लॉ की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस की, बाद में इसको चलाने के लिए भी कंपनी लॉ की तमाम रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेंगी, और कारोबार को जब बंद करना है, डिसॉल्व करना है, तो भी कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही डिसॉल्व। अगर ये कंपनी कंपनी लॉ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगी तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो है वो कंपनी को फाइन, पेनल्टीज और इवन कंपनी को बंद भी किया जा सकता है, चलती हुई कंपनी को, अगर उसने कोई कानूनी बड़ी नेचर की वॉल्यूशन की हो। लेकिन ज्यादातर वैसे रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फाइन ही डालता है। कंपनियों पे क्या होता है? फाइन और पेनल्टीज। शायद सुना है, पढ़ा है आपने वहां चैप्टर कंपनी लॉ में, फाइन एंड पेनल्टीज, अगर आप कंपनी लॉ की कोई भी वॉयलेशन करते हैं तो। ठीक है, आपने बस इतना लिखना होगा कि अगर ये कंपनी के तौर पे बिजनेस चलाना चाहते हैं तो इनको कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट, क्योंकि जरूरी नहीं जो सवाल आपको दे उसमें पाकिस्तान का जिक्र हो, इसलिए कंपनी एक्ट लिखना जरूरी नहीं है, कंपनी लॉ लिखे। तो सबसे पहला कानून कौन सा हमें देखना पड़ता है? कंपनी लॉ, या ये बिजनेस किस शक्ल में बनेगा और चलेगा उससे इसका ताल्लुक है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरा कानून कौन सा है? उबर करीम वालों ने, उबर करीम, इन ड्राइव, इस तरह की कंपनियों ने अकेली तो नहीं ना चलना, इवन मोबिलिंग, वारिद, ये कंपनियां भी पाकिस्तान में आई, टेलीनॉर भी पाकिस्तान से जाने का सोच रही है। तो ये जो भी कंपनी आती है उस कंपनी में, इदारे में मुलाजमीन को रखा जाता है। तो हर कंपनी पे एम्प्लॉयमेंट लॉ तो अप्लाई होगा। विदाउट एम्प्लॉइज तो कोई कंपनी होती या इदारा, इवन पार्टनरशिप बिजनेस भी चलाना है तो एम्प्लॉइज होंगे। और एम्प्लॉइज के कौन कौन से कवानीन होंगे? एम्प्लॉयमेंट लॉ तमाम अप्लाई होंगे। अब एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर ये रट्टा लगाना है थोड़ा सा, मसलन मिनिमम वेजिस का कानून होता है मुल्क में। पाकिस्तान में वैसे इस वक्त मिनिमम वेजिस क्या मुझे नहीं पता। आपको पता है हर साल जब बजट आता है ना तो हुकूमत पाकिस्तान ये अनाउंस करती है कि लेबर क्लास का मिनिमम वेजेस रेट ये है, मेरा ख्याल है 25,000 रुपये है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये 12-15 हज़ार से ऊपर नहीं होते। तो मिनिमम वेजिस जो गवर्नमेंट ने तय किया है, आप एम्प्लॉय को वो देने पे पाबंद है, नहीं देंगे तो यू आर वायलेटिंग एम्प्लॉयमेंट लॉ। वो बंदा लेबर कोड में जा सकता है आपके खिलाफ। अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों में, बेचारों में, वो जाते नहीं, वो कहते दफा मारो रोटी पूरी हो रही है बस ठीक है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड टाइप लोग हैं इनकी पे बहुत थोड़ी होती है। एम्प्लॉयमेंट लॉ में पहली होती है मिनिमम वेजेस, उसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की पाबंदी भी इदारे की होती है। ये ना हो कि मेल को जॉब पे रख रहे हैं, जो फीमेल आ रही है ना उसको जॉब से क्या करते जा रहे हैं, मतलब रिजेक्ट। मैं करता हूँ डिस्क्रिमिनेशन। मेरे पास टीए अगर लड़का आता है तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ, लड़की आती है तो कहता हूँ माजर बेटा नहीं, मैं खवातीन को एज अ टीए नहीं रखता, तुसी बाद च रोना है, क्योंकि मैं सख्त आदमी हूँ, मैं काम में परफेक्शन चाहता हूँ। तो मुंडे बर्दाश्त कर जाते ने। हाँ, एक दो दफा खवातीन आई हैं और कहती नहीं हम करके दिखाएंगे सर, ताड़ी ऐसी थी तैसी। तो वो खवातीन ने फिर काम करके मुझे कन्विंस भी किया कि नहीं सर हम कर सकते हैं, आप इतनी भी टेंशन ना लें। तो वो जबरदस्ती उन्होंने चैलेंज ले लिया, तो वो तो एक अलग बात है।
लेकिन ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इदारों में अलाउड, ऑडिट फर्म कई दफा मजबूर हो जाती है करने पे, लेकिन वो हमारी सोसाइटी की वजह से, जैसे लेट सिटिंग लड़कों को ज्यादातर कराई जाएगी और लड़कियों को ज्यादातर लेट सिटिंग ऑडिट फर्म में, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन इदारे की सोशल वैल्यूज की वजह से है। इसमें एम्प्लॉयमेंट लॉ इतनी इजाजत देता है, उसको लॉ ही प्रोविजन देता है कि आप खवातीन को प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे अपने इदारे में, नहीं तो ऐसे केस में आप खवातीन को हायर ना करें अगर आप उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशन और वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। तो एम्प्लॉयमेंट लॉ में क्या क्या होता है, कम अज कम तनख्वाह के कवानीन होते हैं, एम्प्लॉय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, बंदा आया तो तनख्वाह बहुती देती, खातून रखी है तो तनख्वाह घट, इन्हें मेकअप ते इस्तेमाल करने ने पैसे, इन्हें केड़े घर चलाना है। या उल्टा भी हो सकता है, खातून आए तो सैलरी ज्यादा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉम्पिटेंट मैन आए जॉब के लिए तो उसको तनख्वाह इदारे काम ऑफर करते हैं, मिसाल दे रहा हूं। तो ये चलता है सब कुछ सोसाइटी में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पे की बुनियाद पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर देना, उसके अलावा वर्किंग एनवायरनमेंट में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर देना, इक्वल प्रमोशन आई है तो खातून को प्रमोट कर दी है और बंदे को प्रमोट नहीं किया, हालांकि उदी भी प्रमोशन ड्यू सी। तो ये होता रहता है, ये सारी एम्प्लॉयमेंट लॉ की वॉयलेशन है। या खातून को प्रमोट नहीं किया, बंदे को प्रमोट, दोनों चलते हैं। ये देखा जाता है इदारे में किस जेंडर की डोमिनेंस ज्यादा है तो उसकी पॉलिसी बनती है, दूसरा जेंडर बेचारा परेशान हो जाता है। उसके अलावा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना इदारे की जिम्मेदारी है। ये रेस्क्यू 1112 वाले जो हैं, इन्हें टोपी दी जाती है, ये जो फायर ब्रिगेडियर के साथ होते हैं, टोपी क्यों दी जाती है कि जलते जलते कोई भी चीज लोहे की आके उनके सर पे गिरे तो ये ना हो वो बंदे को डैमेज हो जाए। इसी तरह उनका प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है जो उनके जाती कपड़ों और बॉडी को आग से बचाता है। स्मोक से बचने के लिए क्या दिया जाता है उनको, प्रॉपर मास्क होते हैं। ये फायर ब्रिगेड के जितना स्टाफ होता है, ये क्या है, सेफ वर्किंग कंडीशन, हेल्थ एंड सेफ्टी। इसी तरह आप देखें तमाम जो भट्टियों के पास काम करने वाले लोग हैं गरम, उनको कहा जाता है कि इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद गैप दें, इनकी जगह क्या करें, चेंज करें। जब शीशा बन रहा होता है या बहुत ज्यादा तेज गर्म जगह पे काम करें ना, उन वर्कर को कहा जाता है, इदारे को कहा होता है इनकी जॉब रोटेट करते रहें, एक ही बंदा ना लगा रखें उस काम के, बदल बदल के टीम बनाए जिसमें लोगों को, ताकि एक बंदे की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इशू ना आए। इसी तरह मैकेनिक है तो उसने बंदे रखे हुए हैं, उनको वो दिया हुआ है यूनिफॉर्म कि तुमने यही यूनिफॉर्म पहन के गाड़ियां सही करनी है, नहीं तो कालक सारी तुम्हारे कपड़ों पे लगेगी। या कोई भी पेट्रोल या उससे लगे और आग लग जाए, गिरे तुम्हारी उस पे कपड़ों पे पेट्रोल और बाद में तुम सिगरेट पियो तो वो इस तरह की प्रॉब्लम अक्कर हो सकते हैं। पेट्रोल पंप पे देखा ना आपने, उन्होंने कई इस तरह के वो लगाए होते हैं, मोनोग्राम लगाए होते हैं, ये वो भी रखी होती है, फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं, रेत रखी होती है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन और वर्किंग एनवायरनमेंट। ये सारा किसने बताया है, एम्प्लॉयमेंट। खवातीन को मैटरनिटी लीव देनी है और बंदे को पैटर्निटी लीव देनी है कि खातून की खिदमत करे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे नहीं है कल्चर, यूरोप में है। तो बास कंट्रीज में ये भी कल्चर है कि एक साल बाप बच्चे को पालेगा और एक साल माँ पालेगी घर रह के, जॉब छोड़ के, मतलब जॉब से छुट्टी लेके, सारी ड्यूटी माँ की नहीं है। यूरोप के कई ममालिक में ये लॉ है, एम्प्लॉयमेंट लॉ है कि आपको घर में पे भी मिलेगी, लेकिन एक साल माँ ने बच्चे के साथ, छोटे दूध पीते बच्चे के साथ एक साल माँ ने गुजारना है वक्त, और एक साल किसने गुजारना है, तो अब्बू जी जो हैं वो अम्मी की जगह आके बच्चे के पैम्पर भी उतार रहे हैं और ये सारा कुछ खिला पिला भी रहे हैं, उसको फीडर भी बना के दे रहे हैं, ये सारे। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ एक अलहदा से भी है कि जनाब इसका ताल्लुक एम्प्लॉइज के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक है कस्टमर के साथ। यानी आपको अपने मुल्क में जो भी प्रोडक्ट और सर्विस देनी है वो वहां के हेल्थ और सेफ्टी के जो कवानीन है, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है ना पाकिस्तान में, तो जितने भी ये बर्गर बनाने वाले KFC और ये वो फलाना टिमकना जो भी हैं, ये जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसको तलने के लिए, या जो ये चिकन इस्तेमाल करते हैं वो हलाल मीट है
नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है। देखा ना आपने, पंजाब फूड अथॉरिटी वाले छापा मार रहे होते हैं। ऊपर वाला ताल्लुक था हेल्थ एंड सेफ्टी का, एम्प्लॉइज को देना जिम्मेदारी है इदारे की कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हो। नीचे क्या है, इदारे की प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी हो जिनसे कस्टमर की हेल्थ के इश्यूज ना आए या कम से कम आए। ऐसा ना हो कि आप वो गाड़ी लॉन्च कर दें जो गाड़ी है तो बड़ी स्पीड वाली, लेकिन उसमें जो वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, हाँ, एयर बैग्स ही कोई नहीं है, सेफ्टी अरेंजमेंट ही प्रॉपर नहीं है गाड़ी के अंदर। उसका जो होता है ना सारा बॉडी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, उसको इस तरह बनाया जाता है कि एक्सीडेंट के केस में वो अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनको कम से कम एक्सपोज करे। क्योंकि जब गाड़ी हिट करती है तो आपकी सारी बॉडी जो है वो उसी स्पीड पे चल रही है आपकी बॉडी, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी उसके पार्ट्स डैमेज होने का खतरा होता है। तो एयर बैग इसीलिए तो दिए गए हैं, लेकिन एयर बैग्स ओपन होते हैं नहीं होते, ये भी मसाइल हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, यूरोप में नहीं है। तो कौन सा कानून हमने अप्लाई करना है? सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा कानून देखें? कंपनी लॉ, या इनमें या होगा या कोई और इदारे लॉ, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉय जरूर होंगे, ये हर कंपनी में फिट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट लॉ। तीसरा चौथा लॉ कौन सा है? हेल्थ एंड, यानी हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज से कस्टमर को किसी किस्म का हेल्थ और सेफ्टी का इशू ना हो, ठीक है। उसके बाद अगला साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या होता है? साइबर लॉ का मतलब है ऑनलाइन कोई भी बिजनेस एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं, जैसे इन ड्राइव और ये, इस केस में जो कंपनी के पास आपका डाटा होता है ना, आपका मोबाइल नंबर, कई दफा आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी कस्टमर ने उसके अंदर ऐप के अंदर क्या की होती है, एंटर की होती है, कि मुझे बार बार पेमेंट के लिए टेंशन ना हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से खुद ही पैसे कट जाए, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है। तो साइबर लॉ क्या करता है, इदारे को गाइडेंस देता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स या बिजनेस की जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उनमें कस्टमर को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इदारा इन लॉ को फॉलो करने का पाबंद है। इसीलिए आप देखें, आप कोई ऑनलाइन मिजान बैंक के थ्रू मैं पेमेंट करने लगूंगा ना, तो बाल दफा वो क्या करेगा, ओटीपी भेजेगा मुझे, जानबूझ के ओटीपी भेजेगा मेरे मोबाइल नंबर पे। ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। वो मैं लगाऊंगा तो मेरा अकाउंट ओपन होगा। जूम में भी ऐसा ही है, कई दफा जूम जो है ना, वो जिसने ये अकाउंट परचेज किया होता है उसके मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे जाती है कि जी वो लॉगिन करने के लिए ये कोड एंटर करे। तो ये सिक्योरिटी मेजर होते हैं। तो इस तरह के कवानीन इदारों पे एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए इदारे अपने कंज्यूमर की सेफ्टी, उसके डाटे की सिक्योरिटी करते हैं। डाटा प्रोटेक्शन लॉ कहता है कि आप किसी से अननेसेसरीली डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, जरूरत के मुताबिक डाटा कलेक्ट करना है। जैसे स्कैन्स वाले आपका नाम, आपके घर का पता, आपके वालिद का नाम, और ये कुछ अरसे के लिए होल्ड करते हैं जब तक आप इनके पास पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप पास आउट हो जाते हैं ना, उसके बाद ये एक रीजनेबल टाइम के बाद आपका डाटा वेस्ट कर देते हैं। ना इदारा डाटा होल्ड कर सकता है अपने पास बगैर किसी मकसद के, ना उस डाटे को आगे किसी के साथ विदाउट प्रायर परमिशन शेयर कर सकता है। अब मुझे पानी वाली टैंकी के इश्तेहार आ रहे होते हैं मैसेज में, इसका क्या मतलब है? मेरे मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं से तो इंफॉर्मेशन और टैंकी साफ करने वाले को जा रही है ना, मैंने टैंकी साफ ही नहीं कराई कभी, फिर भी वो कहता है इतवार को केमिकल की वजह से टैंकी, और हफ्ते वाले दिन आता है मैसेज कि इतवार। आपको भी आता है? हाँ, हालांकि आपने कभी टैंकी साफ नहीं कराई होगी, आपके वालिद साहब करा लें, लेकिन वो नंबर कहीं ना कहीं से तो लीक हुआ है हमारा। और ज्यादातर ये मोबाइल कंपनियां ही दे देती हैं, बेचती हैं, पता है आपके नंबर, आपका नाम, ये वो बेचती हैं। इधर से ही 2 नंबरी वो भी शुरू होती है, वो आपका जी 5 लाख का इनाम निकला है जनाब, इन्हें पैसे दियो तो ले लो, तो वो बंदा फंस जाता है। ये इसी वजह से उन्होंने साइबर लॉ की कोई खिलाफ वर्जी की थी या डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी थी। जो इदारा कंज्यूमर का डाटा कलेक्ट करेगा वो उसको संभालने का, सिक्योर रखने का भी पाबंद है, उसकी सेफ्टी का भी पाबंद है। बैंक हमारी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड वे में रखने के लिए पाबंद
है। अगला कौन सा लॉ है? कंपटीशन लॉ। कंपटीशन लॉ किसी भी मुल्क में प्रमोट करता है कि देयर मस्ट बी सम कंपटीशन। कंपटीशन से फायदा किसको होता है? कंज्यूमर को, कस्टमर को फायदा होता है। वजह, जब दो इदारों में कंपटीशन आता है ना, तो अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए फाइट करते हैं। उसके अलावा प्राइस भी वो, और अगर कंपटीशन नहीं होगा, मोनोपोली क्रिएट करेंगे, तो फिर वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कस्टमर होगी। समझ आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में करीम के बाद अगर उबर आई, या उबर के बाद करीम आ जाए, और उबर वाले करीम के आने में रोड़े अटकाए, तो करीम वाले कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा, वहां चले जाएंगे कि जनाब ये तो हेल्दी कंपटीशन से ही हमें बाहर करना चाह रहे हैं। इसी तरह आई कैप का और एसीसीए का एक केस पड़ा था, जिसमें आई कैप हार गया था केस। आई कैप ने तमाम इंटरनेशनल बॉडीज के स्टूडेंट को आर्टिकल से बैन कर दिया था, एक नोटिफिकेशन लगा के कि तमाम नॉन आई कैप स्टूडेंट्स या फॉरेन बॉडी के, जिसका डायरेक्ट मतलब उस वक्त एसीसीए था, बहुत ज्यादा बच्चा एसीसीए का आर्टिकल्स करता था, ये आर्टिकल नहीं कर सकते। फर्म को कहा गया कि आप आई कैप के स्टूडेंट को प्रेफरेंस देंगे, और इन आईसीएमएपी, एसीसीए, फॉरेन बॉडीज उन्होंने कहा था, आईसीएडब्ल्यू, इनके लोगों को आर्टिकल्स नहीं देंगे। जिसके नतीजे में एसीसीए कहां चला गया? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया, और वो केस जीत भी गया कि जी ये आप हेल्दी कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं, मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी। तो उस केस में अच्छे खासे डैमेजेस देने पड़े आई कैप को। लेकिन वो बाद में फिर आई कैप ने और उन्होंने कोई इस तरह की कोलैबोरेशन कर ली कि चले आप हमारे इतने % बच्चों को, फॉर्म को इंस्ट्रक्शन दें हिडन बेसिस पे, कि वो इनकार ना करें, जो आए बस रखना है नहीं रखना, लेकिन ये ओपनली ना कहेंगे, क्योंकि इससे हमारी डिग्री में स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, एसीसीए में क्या होना शुरू हो गए थे, कम होना, कि ये तो आर्टिकल कर ही नहीं सकते। बच्चे समझते आर्टिकल करेंगे तो एसीसीए का फायदा है। हालांकि एसीसीए की फ्लेक्सिबिलिटी है कि आर्टिकल करो या जॉब करो। अब आई कैप ने भी तो इंडस्ट्रियल आर्टिकल अनाउंस किए ना, ये एसीसीए को देख के किए हैं। इंडस्ट्रियल आर्टिकल क्या होते हैं कि किसी कंपनी में आप आर्टिकल जॉब कर लें बस, आपके आर्टिकल फर्म में नहीं होंगे। कि मसलन सुई गैस में, पीटीसीएल में, इनमें जॉब करें, 35,000 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और हर महीने 35,000 के हिसाब से, बल्कि फर्म में आपका स्टाइपेंड कम होगा, वहां पे स्टाइपेंड आपका ज्यादा। तो कंपटीशन लॉ और मोनोपोली लॉ दोनों क्लोज हैं। बाज ममालिक में सिर्फ कंपटीशन लॉ है, बाज में क्या है? मोनोपोलीज, यानी मोनोपोली क्रिएट करने नहीं देनी और हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना है। तो अगर कहीं पे भी कंपटीशन क्रिएट नहीं हो रहा, कार्टेल क्रिएट हो गया है, सारे मिल गए हैं, जैसे सारी गाड़ियों वाले मिल गए हैं, सारी गाड़ियों वाले मिल गए कि हमने प्रोडक्शन रोक दी है, या गाड़ियों की प्राइस बढ़ाते हैं तो इकट्ठी प्राइस बढ़ाते हैं। तमाम नान ये रोटी नान और वाले ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एसोसिएशन बनाई है जी, नान की कीमत 40 रुपए होगी या रोटी, ये क्या है? ये कंपटीशन को खत्म करने का तरीका है, इसको कहते हैं कार्टेल। जब तमाम कंपेटिटर आपस में इकट्ठे होके मिल जाएं और इससे कंज्यूमर को नुकसान हो, तो ऐसे गठजोड़ को कार्टेल कहा जाता है। कार्टेल मीन तमाम बिजनेसेस कंबाइन हो गए, और कार्टेल होते हैं, कार्टेल ज्वाइन करने का बिजनेस को फायदा होता है, लेकिन कस्टमर को आगे। एंटी कोल्यूजन रेगुलेशन, छुपे हुए अंदाज में कोई भी कोल्यूजन कर लें, ये तीनों तकरीबन सेम है, कंपटीशन लॉ, मोनोपोलीज लॉ, और कौन सा है? एंटी कोल्यूजन रेगुलेशन। उसके अलावा प्राइस कंट्रोल, जैसे पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस अप्रूव होती हैं, पता है आपको? पेट्रोलियम प्रोडक्ट की तमाम प्राइसेस ओगरा से और इसी तरह आपकी ये अप्रूव होती हैं। बिजली का जो बिल है उसमें यूनिट का रेट भी अप्रूव होकर इंक्रीज होता है। ये कंट्रोल, क्योंकि वापडा की मोनोपोली है। अब इस मोनोपोली में तो वापडा ने तो रेट ऐसे ही धड़ाधड़ ऊपर करने हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्राइसेस पे क्या रखा हुआ है? कंट्रोल। तो ये कानून, अगर उस मुल्क में प्राइस कंट्रोल का कानून है, तो कहीं आप ऐसी इंडस्ट्री में तो नहीं घुस रहे। मसलन वापडा की तरह का एक इदारा पाकिस्तान में आना चाहता है, तो गवर्नमेंट उसे वेलकम करती है। जब गवर्नमेंट वेलकम करती है, एक नहीं आना चाह रहा, 3-4 आना चाह रहे हैं, उससे क्या होगा? जब कंपटीशन होगा ना, फिर गवर्नमेंट को प्राइस कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपस में खुद ही लड़ते रहेंगे।
लेकिन जैसे ही वो वापडा को देखते हैं वो मोनोपोली में है, सुई गैस कंपनी को देखते हैं, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी जो है ये भी मोनोपोली में है। ऐसे कई इदारे हैं जो इस वक्त मोनोपोली की पोजीशन पे हैं और मजबूरी है, क्यों? वो गवर्नमेंट ओन्ड है और गवर्नमेंट अपने साथ उन सेक्टर में किसी प्राइवेट को एंटर होने भी नहीं दे रही, तो गवर्नमेंट खुद पे भी प्राइस कंट्रोल रखती है, अपने इदारों पे भी। नेक्स्ट आगे, सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स का एक्ट है, कौन सा एक्ट है? ये किस लिए होता है? ये टाइटल ऑफ ऑनरशिप को, लीगल इलीगल गुड्स को, चीजें कब ट्रांसफर होगी ऑनरशिप कब नहीं होगी, ये गाइडेंस देता है। सेल ऑफ गुड्स इस चीज की गाइडेंस देता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होंगे सेलर की तरफ से बायर को, ऑनरशिप कब ट्रांसफर्ड कंसिडर्ड होगी। मसलन मैं किसी को जमीन बेचता हूं, जिस दिन मैं टोकन दूंगा उस दिन वो फरोख्त कंसिडर होगी, जिस दिन मैं कब्जा देता हूं वो दिन कंसिडर होगा, या जिस दिन मैं जमीन के कागजात पे साइन कर दूंगा। इनमें से एक जर्नल परसेप्शन ये है कि जमीन तो पकड़ाई नहीं जा सकती, उसका कब्जा तो दे नहीं सकते, जमीन की कोई चाबी थोड़ी है, घर थोड़ी है वो। हाँ, घर का कब्जा होता है कि आप घर की चाबी दे दे और साथ कागज पे साइन कर दे तो ऑनरशिप क्या हो गई? ट्रांसफर। अगर आपने चाबी नहीं भी दी ना लेकिन कागजात पे साइन कर दिए तब भी ऑनरशिप को क्या समझा जाता है? तो सेल ऑफ गुड्स का कानून ये बताता है कि जब भी कोई बिजनेस किसी कंट्री में एंटर होगा तो वहां पे चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए कोई कानून होगा। वो कौन कौन से कवानीन है जब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, ताकि कल को डिस्प्यूट से बचा जा सके। खराब चीज को सही वारंटी क्लेम वगैरह भी इसी के तहत चलते हैं, सेल ऑफ गुड्स लॉ के तहत। और आखिर में क्या है, उस मुल्क में कोई कॉपीराइट्स का कानून है, कोई पेटेंट्स का कानून है। ये वैसे ये कॉपीराइट, पेटेंट्स और लाइसेंस इसकी जरूरत पड़ती है आपके उन इदारों में जहां कोई लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क हो रहा है। मसलन तमाम पब्लिशर है, उनमें जरूरत पड़ेगी, जिन्होंने बुक्स पब्लिश करनी है वहां पे ये कॉपीराइट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक है आपका, आप कोई फिल्म बनाना चाह रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तब वहां पे कॉपीराइट्स की जरूरत होगी। इसी तरह कई दफा पाकिस्तान में आप इन ड्राइव टाइप ये चलाना चाह रहे हैं तो शायद आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ जाए, या कोई आप एयरलाइन लॉन्च करना चाह रहे हैं, पता है आपको एयरलाइन में रूट्स होते हैं, उनका लाइसेंस मिलता है। आप ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाना चाह रहे हैं, ये जैसे लाहौर, कसूर और इस तरह की, तो इनमें कई रूट्स के परमिट होते हैं जो लेने पड़ते हैं, उनको लाइसेंस भी कहते हैं या रूट परमिट। वो आपको ऐसे केसेस में कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो ये मैंने 12 कवानीन आपको बता दिए, तो किसी भी बिजनेस को इन 12 में से कोई 6-7 कवानीन से वास्ता लाजमी पढ़ना है। मैंने वर्ड बाय वर्ड क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि इनमें से कई ऐसे कवानीन है जो बिल्कुल सिंपल से हैं, जिनके लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रट्टा है। जरा एक निगाह दौड़ा लेते हैं, शायद मैंने किसी कानून में कोई बात मिस कर दी हो जो कि बताने वाली थी। पाकिस्तान में कंपनीज को कंट्रोल करने वाला इदारा कौन सा है? SCCP से क्या मुराद है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ। अब उसने पाकिस्तान का रेफरेंस दिया कि पाकिस्तान में कंपनी एक्ट है और SCCP ने ये इशू किया है, ये कंपनी को बनाने, मैनेजमेंट रखने, उसको चलाने और बंद करने में गाइडेंस देता है। और इससे किनको फायदा होता है? किनके मफादात को ये प्रोटेक्ट करता है? शेयर होल्डर के, क्रेडिटर के, जनरल पब्लिक के हैं, उनके तमाम स्टेक होल्डर के मफादात को प्रोटेक्ट करता है। और कंपनी के लिए लाजमी है कि वो कंपनी लॉ की तमाम रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करे, नहीं तो कंपनी को फाइन और पेनल्टी फेस करना पड़ेगा। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट है, वो बता दिया उसने। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कहता है ये जरा आसान होता है बिजनेस बनाना। एम्प्लॉयमेंट लॉ, इसका क्या मकसद है जी? 2 मकासद है, ये रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, इसको लिख लो MCQs के लिए। एम्प्लॉयमेंट लॉ वाला पैराग्राफ आपको काफी याद करना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी और वैसे बाद में रेफरेंस देने के लिए भी। 2 मकासद हैं एम्प्लॉयमेंट लॉ के। पहले तो किसी भी एम्प्लॉय को अनफेयर तरीके से डिसमिस नहीं करना, ऐसे ही जब दिल चाह निकाल नहीं देना। अनफेयर डिसमिसल से बचाना है, किसको? इदारों को नहीं, एम्प्लॉयज को अनफेयर डिसमिसल से बचाना है। दूसरा, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है कि एम्प्लॉयर उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उनके हकूक।
का को मार ना जाए है। उसके बाद ये उसकी फर्दर डिटेल है, कौन कौन से कवानीन एम्प्लॉयमेंट लॉ का हिस्सा होते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, मिनिमम वेजेस, कम से कम तनख्वाह। उसके बाद वर्किंग कंडीशन सेफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, अनफेयर डिसमिसल नहीं होना चाहिए, रिडेंडेंसी यानी जब उसको छोड़े निकालें तो को पैसे पूसे दे के निकालें, लमसम फाइनल सेटलमेंट करें, और किसी किस्म की जेंडर की, एज की, जबान की बेस पे, रेस की बेस पे, लोकेशन की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मसलन यूरोप में भी होता है कुछ, बल्कि वहां पे भी होता है, सऊदी अरेबिया में कुछ गवर्नमेंट की जॉब पे उन्होंने कहा हुआ है सऊदी हायर हो सकता है, कोई भी अदर नेशन का बंदा गवर्नमेंट जॉब पे सऊदी अरेबिया में हायर। अच्छा, टॉप की पोजीशन पे किसी पाकिस्तानी को नहीं एंटर करना, ये उन्होंने लोकेलिटी से की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन की हुई है कि किसी टॉप की पोस्ट पे पाकिस्तानी को नहीं रखना। हाँ, इंडियन को रख लेते हैं, बंगाली को रख लेते हैं, फिलिपीनी को रख लेते हैं, लेकिन जो टॉप मैनेजेरियल पोजीशन है उस पर पाकिस्तानी को एंटर, और हो जाते हैं कई लोग एंटर, लेकिन जब वो हो जाते हैं तो फिर वो अपने नीचे वालों को नहीं रखते। वो कहते हैं नहीं, बंगाली ठीक है, इंडियन ठीक है, फिलिपीनी ठीक है, पाकिस्तानी बंदा पाकिस्तानी को नहीं रखेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, ये इस इलाके के लोग नहीं रखने। अब आपको पता है यूएई ने पंजाब के, सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से लोग यूएई का वीजा नहीं ले सकते। उन्होंने कहा है ये लोग लेंगे वीजा तो शायद मिले, शायद ना मिले, ज्यादा चांस है नहीं मिलेगा। उनमें फैसलाबाद भी शामिल है। फैसलाबाद के लोगों को यूएई का वीजा आसानी से नहीं मिलेगा। और भी है, पिशावर भी है, पठान कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, उनको उन्होंने कहा इनको वीजा नहीं देना। अब क्या वजह मुझे नहीं पता, सिंध के लोग भी हैं, उसमें सिंध भी शामिल है। तो वो अखबार में पूरी लिस्ट थी कि इन शहरों के लोगों को वीजा लेने में मुश्किल आएगी। लाहौर नहीं है अभी उसमें, लाहौर के लोगों को आसानी से वीजा मिल जाएगा जिनका लाहौर का पासपोर्ट है। यूएई का वीजा मिलने पे अब ये पाबंदी हो गई। ये वैसे एम्प्लॉयमेंट की पाबंदी नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि लोकेलिटी की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो गई है। उसके बाद अगला क्या है, जेंडर इक्वालिटी। वो डिस्क्रिमिनेशन के साथ भी हो सकता है कि जेंडर साथ, दोनों जेंडर को बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, इसका ताल्लुक इसके साथ है, पढ़ ले जरा इसको। एक तो एम्प्लॉयर के लिए लाजमी है कि अपने एम्प्लॉय को सेफ वर्क प्लेस दे, और दूसरा ये वाला रट्टा लगाना है किन बिजनेसेस पे ये ज्यादा अप्लाई होता है, ये, क्योंकि आपको सवाल पेपर में जब आएगा ना तो इन बिजनेसेस का ख्याल रखना है आपने। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, फूड में, कंस्ट्रक्शन में, केमिकल प्रोसेसिंग में। केमिकल प्रोसेसिंग में कई दफा तेजाब इस्तेमाल होते हैं, एसिड इस्तेमाल होते हैं, तो प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर सेफ्टी अरेंजमेंट होना जरूरी है। फायर अलार्म लगे होने चाहिए। कभी भी खुदा ना खास्ता वहां पे केमिकल इंडस्ट्री में तो आग लगती रहती है फैक्ट्रियों में, तो फायर अलार्म्स हों। क्या कहते हैं, इन बिजनेसेस की मिसाल आपने याद रखनी है। आगे चलें, साइबर लॉ क्या होता है। कहता है साइबर लॉ इंटरनेट या इंटरनेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिक्योर तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है जी। जी उमर क्या कह रहे हैं, क्यों सर, किस चीज का, क्यों किस पे कहा था आपने। टॉप पोजीशन इसलिए नहीं देते, वो कहते हैं ये फिर आके सियासत करते हैं पाकिस्तानी। टॉप पोजीशन में सऊदी अरेबिया में ये सियासी लोग होते हैं, बहुत सियासत खेलते हैं, पॉलिटिक्स प्रमोट करते हैं कल्चर में, इसीलिए पाकिस्तानियों को नहीं रखते। आगे, कस्टमर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को भी दे देना किस लॉ की वायलेशन है, साइबर लॉ की वायलेशन है। आगे वो कहता है डेटा प्रोटेक्शन लॉ के मुताबिक ये इल्लीगल है कि आप किसी से डाटा उसकी इजाजत के बगैर इकट्ठा करें, या इजाजत लिए इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उसको किसी और मकसद के लिए होल्ड करें और इसको किसी और मकसद के लिए क्या करें,
यूज करे। तो स्कैंस ने जो भी आपसे डाटा लिया है वो आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन, आपके वालिदैन से कम्युनिकेशन या आपसे कम्युनिकेशन के लिए लिया है। हाँ, अगर कोई कोर्ट इन्हें कह देना कि आपने डाटा देना है तो कोर्ट पे तो ये पाबंद है, कोर्ट को जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन बाकी ये किसी को आपका डाटा शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है अगर कोई आपका पर्सनल डाटा होल्ड कर रहा है, कोई इदारा या इंडिविजुअल, ये उसकी ड्यूटी है कि वो आपके पर्सनल डाटा को एक्यूरेट मेंटेन करे और उसकी सिक्योरिटी को, सेफ्टी को भी इंश्योर करे। यानी हैकर आपका पर्सनल डाटा है, ये पीछे अखबारों में आया था कि एफबीआर की वेबसाइट हैक हो गई, एफबीआर की वेबसाइट हैक हुई, जिसके अगेंस्ट उन्होंने ये जो आपका अभी वो फारिग हुआ है आर्मी चीफ, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट और उसकी पता नहीं बैंक स्टेटमेंट और ये इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल थी। क्या नाम था, जावेद बाजवा का, पता नहीं क्या, कमर जावेद बाजवा है, उसकी टैक्स की रिटर्न्स और ये सारा डाटा नेट पे अवेलेबल था। तो किसी ने तो हैक किया। इसका मतलब है एफबीआर डाटा प्रोटेक्शन लॉ की वायलेशन, या वायलेशन तो नहीं लेकिन उसको मेंटेन, उसकी कंप्लायंस नहीं कर पाया, डाटा होल्ड नहीं कर पाया। उसके बाद कंपटीशन लॉ का मकसद है मार्केट में फेयर कंपटीशन हो और एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस को कि रल मिल के बता लेने प्राइस, ठीक है कोई मसला नहीं। तो एंटी कंपैटिटिव का मतलब है वो तमाम प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन को खत्म करती हैं वो उनको एलिमिनेट किया जाए। मोनोपोलीज भी उसके करीब है। एंटी कोल्यूजन में सीक्रेट बेसिस पे पब्लिक इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करते हैं और अपने जाती मफाद को प्रेफरेंस देते हैं। एंटी कोल्यूजन में सीक्रेट बुनियादों पे बिजनेस कम्युनिटी मिल जाती है ताकि कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर सके। गवर्नमेंट किन सर्विसेज पे या प्रोडक्ट पे प्राइस कंट्रोल रखती है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और अदर, उसके लिए फिर आपको प्राइस बढ़ाने के लिए परमिशन किससे लेनी पड़ती है। तो अब आपको ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, क्योंकि पाकिस्तान में वापदा बिजली देता है, वो भी प्राइस गवर्नमेंट से पूछ के बढ़ाता है। गैस कौन देता है, एसएनजीपीएल और सुई सॉर्दर्न, एसएस, सुई नॉर्दर्न है एक और एक सुई सॉर्दर्न है। सुई नॉर्दर्न घरों में देती है, सुई सॉर्दर्न उसको देती है इंडस्ट्रियल बिजनेसेस को। ठीक है, तो ये दोनों गैस प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं। उसके अलावा आपका जो पानी है वो कौन देता है पाकिस्तान में, वासा। तो वासा भी जो बिल कीमत पानी की बढ़ाता है वो गवर्नमेंट की इजाजत से बढ़ाता है। तो ये वो इंडस्ट्रीज है जिसके ऊपर प्राइस कंट्रोल अप्लाई होता है। अगर आप इनमें से कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा ये करने के लिए, और फिर उसके साथ साथ ये प्राइस कंट्रोल भी आपके ऊपर होगा। अपनी मर्जी से प्राइस आप नहीं बढ़ा पाएंगे। सेल ऑफ गुड्स लेजिस्लेशन में वो कहता है, हाँ जी, ये टर्म्स एंड कंडीशन बताता है परचेजर और सेलर को। मसलन बायर के लिए ज्यादातर ये होता है कि बायर को ऑनरशिप का टाइटल कब ट्रांसफर होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स के मुतालिक गाइडेंस देता है कि चीजों में क्या क्या खूबियां देखनी चाहिए खरीदने से पहले। खरीदने से पहले आपको चीज की क्या क्या डिस्क्रिप्शन में चीजें चेक कर लेनी चाहिए। उसके बाद क्वालिटी के बारे में, ठीक है, क्या क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी है तो खरीदें, अदरवाइज ना खरीदें। यू आर नॉट बाउंड टू पे द डिफेक्टिव गुड्स। एक्चुअली ये ज्यादातर बायर को प्रोटेक्शन देता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि असल में किसी चीज के बिकने में जो नुकसान होता है वो बेचने वाले का नहीं होता। अगर चीज खराब है या सही नहीं है या उसकी रिक्वायरमेंट की नहीं है तो नुकसान किसका होता है, बायर का। इसीलिए ये ज्यादातर बायर को प्रोटेक्ट करता है। मसलन मैंने मोबाइल कॉल के लिए लिया है लेकिन कॉल नहीं होती, बाकी कैमरा बड़ा अच्छा है उसका, तो ऐसे मोबाइल का हमने चार डाल है। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के मुताबिक उसकी जो फंक्शनैलिटी है, वो जिस मकसद के लिए वो बना है मोबाइल, वो उस मकसद को पूरा, तो क्वालिटी का डिफेक्ट है उसमें। उसके बाद वो कहता है कॉपीराइट्स किसे कहते हैं, ओरिजिनल क्रिएटर से कोई ना कोई परमिशन ले लेना थोड़े अरसे के लिए, इसको कहते हैं कॉपीराइट। और ओरिजिनल क्रिएटर उसको अपने नाम से, कानूनी तौर पर उसको अपने नाम से रजिस्टर करा लेता है। किस चीज को, किसी राइटिंग को, मैंने एक नॉवल लिखा उसका कॉपीराइट, आर्ट को, कोई भी नक्शा, आर्किटेक्चर या म्यूजिक, कोई सॉन्ग। तो ये जो सॉन्ग के कॉपीराइट्स होते हैं ये ब्रॉडकास्टर या जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो ले लेता है उससे, सिंगर से।
इसके बाद क्या है, पेटेंट क्या होते हैं और लाइसेंस क्या होता है, बताएं जी इनमें क्या फर्क है, पढ़ के जरा। कॉपीराइट, पेटेंट में और लाइसेंस में क्या फर्क है, जरा पढ़ के देखें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक लफ्ज लिखा होगा ऊपर। इन सारी चीजों के जिसके कॉपीराइट्स या लाइसेंस वगैरह होते हैं ना, इनको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स। क्या फर्क होता है कॉपीराइट्स में, पेटेंट्स में और लाइसेंस में? पेटेंट हमेशा किसी इन्वेंशन का होगा, साइंटिफिक इन्वेंशन का। ये बल्ब किसने इजाद किया था? एडिसन ने उसको अपने नाम से, एडिसन ने हर साल तकरीबन कोई 1200-1300 चीजों के पेटेंट्स अपने नाम से कराए थे। इतनी वो इन्वेंशंस करता था। हमें सिर्फ एक पता है बल्ब का, उसने अपने नाम से पता नहीं 1400-1500 इन्वेंशन है उसके नाम से, पेटेंट है। अभी तक उसकी फैमिली को पैसे जाते हैं। जब भी दुनिया में कहीं बल्ब बनता है तो उसके पैसे उसकी फैमिली को जाते हैं। ठीक है, पेटेंट अपने नाम, मतलब कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन आप अपने नाम से रजिस्टर करवा लें। मिसाल के तौर पर टच स्क्रीन का जो पेटेंट है वो सैमसंग ने अपने नाम से रजिस्टर कराया हुआ है, बनाई उसने थी पहले, क्या नाम है, एप्पल ने बनाई थी, लेकिन उसको रजिस्टर पेटेंट किसने करा लिया? सैमसंग ने जी। तो पेटेंट होते हैं किसी साइंटिफिक इन्वेंशन का है। आर्टिस्टिक और क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे फिल्म हो, चाहे मूवी हो, उसके कॉपीराइट्स होते हैं। ठीक है, जितना आर्ट का काम है ना उसके कॉपीराइट्स होते हैं। लाइसेंस टेम्परेरीली परमिशन होती है, परमिशन, राइट टू यूज, राइट टू एक्सप्लोर। तो नॉर्मली लाइसेंस होता है माइंस को एक्सट्रैक्ट करने का, गोल्ड सिल्वर ये वो सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करने का लाइसेंस होता है। रूट्स का लाइसेंस होता है। इसी तरह फ्लाई करने का लाइसेंस होता है। और इस तरह की जो डेंजरस बिजनेस एक्टिविटीज है उनको करने का लाइसेंस होता है। इलीगल एक्टिविटीज को भी करने का लाइसेंस होता है। लीगल में मसलन हमारे यहाँ पे अभी हथियार रखना इलीगल है, लेकिन लाइसेंस जिसके पास होगा वो उसके पास तो नहीं है इलीगल। समझ आ रही है? तो यहाँ पे लाइसेंस गवर्नमेंट इदारों से एक सर्टिफिकेशन ले ली जाती है कि आप ऑथोराइज है ये काम करने के लिए। तो परमिशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बॉडी टू डू समथिंग और टू यूज समथिंग, इसको कहते हैं लाइसेंस। ठीक है, और ये लाइसेंस परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है और इसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो हमारी जो गाड़ियों के लाइसेंस है ना, जो मेरा लाइसेंस है राइट टू ड्राइव, वो हर 5 साल बाद 3 साल बाद क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। इसी तरह जो आपका CNIC है, ये अपने आप को पाकिस्तानी कहने का लाइसेंस है। पासपोर्ट भी आपका पाकिस्तानी कहलाने का दुनिया में लाइसेंस है। तो आप उस लाइसेंस को वैल्यू ही नहीं देते, छुट्टे होंगे जगह जगह लोगों ने शनाख्ती कार्ड अपना। तो ये एक लाइसेंस है, और ये लाइसेंस आपको कुछ अरसे बाद क्या कराना पड़ता है, रिन्यू। ठीक है, कल मैं ये आपसे सुनूंगा उसके बाद। लीगल इन्वायरमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लीगल इन्वायरमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आपने पढ़ के आना है। असल में ना हर मुल्क में कवानीन, बाज मुल्कों में कवानीन बहुत ज्यादा है और पाकिस्तानी मुल्क में तो बहुत कवानीन है, लेकिन उनको फॉलो करने वाले नहीं है। जो फॉलो करने पड़ गया वो फंस गया। इससे क्या होता है, जितने कवानीन ज्यादा बनाए जाते हैं उतना बिजनेस करने की जो आसानी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो उतनी क्या हो जाती है। हर रोज एक कानूनी बंदा आके ਤੁਹਾਡੇ दरवाजे से खलोता है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, यार तेरी मेहरबानी जा साजी जा छड़। ऐसे तो आप कवानीन से निमट सकते हैं, लेकिन अगर आप हर कानून की कंप्लायंस शुरू कर दें तो बिजनेस करना नामुमकिन होता है और लोग बिजनेस बंद करके बाहर भाग जाते हैं, यार यहाँ तो कारोबार करना नामुमकिन है। तो इस तरह ना वर्ल्ड बैंक ने एक इंडेक्स दिया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें वो को 12, 13 या 10 के करीब या 11 पैरामीटर बताते हैं कि उन पैरामीटर पर आप देखें हर कंट्री कहाँ रैंक कर रहा है। तो पाकिस्तान की भी इसमें रैंकिंग की जाती है और पाकिस्तान की रैंकिंग को इतनी अच्छी नहीं है। वो ईज ऑफ डूइंग के ये 8 से 10 पैरामीटर्स हैं, इस पे कंट्री की रैंकिंग होती है। ये रट्टा लगाने हैं आपने। पहला फैक्टर क्या है, बिजनेस को स्टार्ट करने की लाइसेंस या परमिशन कितनी देर में मिल जाती है। दूसरा, कर्जा लेना हो तो आसानी से मिल जाता है कि बैंक के चक्कर लगा लगा के पागल हो जाते हैं। तीसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन परमिट कितनी आसानी से मिलता है। बिल्डिंग की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कितनी पटवारी से आसानी से हो जाती है कि पैसे लाने पैदे ने आगे।
माइनॉरिटी इन्वेस्टर का कोई ख्याल करते हैं? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ नहीं हो ਜਾਂਦਾ उस कंट्री ਚ आगे इंसॉल्वेंट होना हो जाए तो कैसे मसला हल होगा कि ਤੁਹਾਡੀ जान ही नहीं छुड़नी सारी जिंदगी। उसके बाद मेरा और आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैं कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इतने ते साल साल केस चलते हैं, कतल के फैसले नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के फैसले तो गल दी दूर की गल है। तो इसका मतलब है उस मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फोर्सेबिलिटी होना बड़ा जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। अगला क्या पॉइंट है, अक्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग अलाउड है कि नहीं? ये ना हो कि हम वहां पे काम शुरू कर दें और अपनी चीज बाहर के मुल्क भेजने की पाबंदी हो उसमें। उसके बाद या इंपोर्ट पे पाबंदी हो, और टैक्स का निजाम कितना आसान है। ये को कितने फैक्टर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 इन 10-11 फैक्टर से हर मुल्क की क्या की जाती है, रैंकिंग। और रैंकिंग में जो कंट्री जितना टॉप पर आएगा इसका मतलब है वहां पे उतनी ईज ऑफ डूइंग, अदरवाइज नहीं है। तो ये वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, जाके नेट पे सर्च मारो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक। और पाकिस्तान की स्टैंडिंग कितने नंबर पे है, कल मुझे बताना है पाकिस्तान कितने नंबर पे है, इंडिया कितने नंबर पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, बांग्लादेश कितने नंबर पे है। मुझे लगता है बांग्लादेश पाकिस्तान से अच्छे नंबर पे होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तभी पाकिस्तान की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता कहाँ शिफ्ट होती जा रही थी, बांग्लादेश। चाइना में देखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहाँ पे है, अमेरिका में देखना। ये ममालिक की जरा आप रैंकिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस आज आपने जाके पढ़ लेना है, कल मैंने जरा सुनना है आपसे ये कवानीन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। 12 कवानीन मैंने बता दिया है कि मैं किस चीज को रट्टा लगवाना चाह रहा हूं आपको, ये नाम, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि आपने ये पूरा कानून लिखने नहीं बैठ जाना वहां पे। आपने बस ये बताना है कि इस बिजनेस पे ये कानून अप्लाई होगा या नहीं होगा जी। अगर मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट बना के कारोबार स्टार्ट कर देता हूं जी, कौन कौन सा लॉ मुझ पे लगेगा? मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाता हूं जिसपे मैं सीए बच्चों को कोचिंग देता हूं वीडियो रिकॉर्ड कर करके पैसे लेके, जी बताओ। और कौन सा लॉ और अप्लाई होगा जी? क्यों? अगर मैं अपने लेक्चर बेच रहा हूं तब तो ठीक है, कॉपीराइट्स का मसला नहीं है, लेकिन मैं किसी और टीचर के लेक्चर साथ में ला लूं तो उस टीचर के लिए तो कॉपीराइट्स लेने पड़ेंगे इजाजत, या उसे पार्टनर बनाना पड़ेगा। सर जी जितनी फीस आएगी 80% आपका 20% मेरा, इस तरह का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना टीचर के साथ। या मैं उसको एम्प्लॉय रखूंगा टीचर को, अगर मैं एम्प्लॉय के तौर पे रखूंगा टीचर को तो फिर कौन सा लॉ अप्लाई हो जाएगा? और कौन सा लॉ होगा बताओ लड़की? मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, हर कॉलेज ने बनाई हुई है, और उस पर मैं सिर्फ वेबसाइट बनाई हुई है, तो मैं उस वेबसाइट पे लेक्चर अपने भी और डिफरेंट टीचर के बेची जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर करके। हाँ जी बताएं। फीस कलेक्शन करनी है तो साइबर लॉ इस्तेमाल होगा उसमें। प्राइस कंट्रोल का लॉ अप्लाई होगा, जितनी मर्जी फीस रखा मेरी मर्जी, क्योंकि ना वाटर है ना गैस है ना बिजली है ना पानी है। मैं जितनी मर्जी फीस रखूं कोई मुझे पाबंद नहीं कर सकता, इवन आई कैप नहीं रख सकता पाबंदी कि आप इतनी फीस ना रखें, मेरी मर्जी जितनी मर्जी रखें। जो बच्चा कह देगा प्राइस कंट्रोल गलत कह रहा है। और कौन सा इनमें से कोई, अब डिपेंड करता है मैं किसके तौर पे चलाना चाह रहा हूँ बिजनेस। ज्यादातर बिजनेसेस कंपनी के तौर पे चलते हैं ताकि लिमिटेड लाइबिलिटी बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो मैं कंपनी के तौर पे चलाना प्रेफर करूंगा चाहे सिंगल मेंबर कंपनी क्यों ना हो। अब मुझे नहीं पता सिंगल मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड, ये बताओ मुझे। सिंगल मेंबर कंपनी वो लिमिटेड होती है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है? चेक कर लेना यार, ये मुझे गलत ना बता देना तो उसी तानू भी नहीं पता। सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी कहते हैं, वन मेंबर कंपनी भी कहते हैं उसको। और कौन सा लॉ इस्तेमाल होगा? हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ ये इस्तेमाल होगा। अगर मैंने टीचरों को एज एन एम्प्लॉय रखा है और उन्हें कह दिया आप बैठ के यहाँ पर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करें, और सिस्टम करंट मारता है तो टीचर बेचारा करंट नाल ही थोड़ा के जाता है तो मर सकता है ना। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी आ सकता है अगर मेरे एम्प्लॉयज हैं और उनको मैंने जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स दिए हैं वो सेफ होने चाहिए। बदोबदी पा रहे हैं, देखो बदोबदी कहानी फिट कर रहा हूँ, कहाँ करंट आता है कंप्यूटर में और कहाँ। हाँ लेकिन
मसला तो है, हैं? वो हाँ, ओवर टाइम ज्यादा कराते हैं, उनकी आई साइड वीक हो सकती है, ये मसाइल पाए जाते हैं। उसके अलावा प्राइस कंट्रोल नहीं, एंटी क्लूजन भी कोई नहीं, कंपटीशन लॉ, बल्कि ये तो कंपटीशन प्रमोट करेगा मेरा इस तरह ऑनलाइन करने से, और कंपटीशन बढ़ेगा, ये तो अच्छी बात है। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कानून आ सकता है, सेल ऑफ गुड्स का मतलब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों उसमें शामिल है, ठीक है। चलो, इस तरह का कोई बिजनेस आपको पता होना चाहिए। कल मैंने अब आपको वो स्टैट वाले में जो कराया था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कराया था, आज मैंने आपको सिखाना है हाउ टू रीड द जी टेबल, हाउ टू रीड द, हमारे पास 15 मिनट हैं, 15-14 मिनट हैं, कोई मसला नहीं। जी की क्रिटिकल वैल्यू कैसे देखते हैं? ओ, टी की नहीं पूछ रहा, आज बताना है जी की क्रिटिकल। देखिए कल हमने ये किया था, नहीं ये तो मैंने सवाल करवाया था ना, ये वाली साइड कल रह गई थी, कौन सी साइड रह गई थी? टेस्टिंग द पॉपुलेशन मीन में, टेस्टिंग द पॉपुलेशन मीन में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दी हो पॉपुलेशन की, वो पता नहीं कितने चली गई। हाँ, मैंने कहा था अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले का तो कोई मसला नहीं, फॉर्मूला तो आप लगा लेंगे, कंप्यूटेशन भी कर लेंगे। असल में आपने क्रिटिकल वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इसमें क्रिटिकल वैल्यू आपने कैसे आइडेंटिफाई करनी है जी टेस्ट की। आ जाए जरा, मैंने सिखाना है हाउ टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जी टेस्ट, या टेबल को कैसे देखना है। आ जाए जी, जी आप जी टेबल निकाल के रखें जरा अपने पास। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जी टेस्ट कैसे देखते हैं? जी, अच्छा मैं आपके सामने ये हाइपोथेसिस रख रहा हूं, ये हाइपोथेसिस रख रहा हूं भाई, कि हमारे एम्प्लॉइज को एवरेजली 50 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल, ये बताओ वन टेल है टू टेल है? वन टेल है, वन टेल्ड। वन टेल्ड का मतलब क्या है कि जब मैं वो डायग्राम बनाऊंगा ना, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे म्यू होता है, और ये ग्रेटर देन 50 इस साइड पे होगा, यहाँ पे होगा आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% हो तो यहाँ 0.05 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है जी? अगर 5% हो, इस साइड पे आएगा, राइट साइड पे, क्योंकि मैं इससे इस तरफ जाना चाह रहा हूं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर इस एरिया की प्रोबेबिलिटी 0.50 है और इधर टेल पे मैंने 0.05 रख दिया है, तो ये एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? इस एरिया की, कौन से वाले की, ये मैं येलो में हाईलाइट करने लगा हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी अब कितनी होगी? इस एरिया की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.45। जाकर अब आप टेबल से ढूंढो, 0.45 है कहीं पे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ढूंढो। ये टेबल का उल्टा इस्तेमाल सिखाया था मैंने, प्रोबेबिलिटी की मदद से जी की वैल्यू। तो ये मुझे अब क्रिटिकल वैल्यू बतानी है आपने, 0.45 कहाँ पे है टेबल में प्रोबेबिलिटी? जी देखो जरा, एक मिनट एक मिनट,
ठहर जाए, वो ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन स्टक थी। बेटा हम z की क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। अगर म्यू ग्रेटर देन 50 है तो ये वन टेल टेस्ट है। वन टेल में अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो ये 5 इधर आ जाएगा परसेंट, तो बाकी ये 45% रह गया ना एरिया। उस साइड पे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है, लेफ्ट साइड पे जा रहे नहीं आपने, राइट साइड पे, बल्कि इसको राइट साइड का वन टेल कहते हैं, राइट टेल। क्या कहते हैं इसको? राइट टेल टेस्ट है, राइट साइड पे है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, तो ये आपका जो 0.45 है वो बच्चे कहते हैं 0.45 1.64 और 1.65 के इन बिटवीन है, तो उसकी एवरेज निकाल लें। एवरेज आएगी 1.645। ये जी की टेबल वैल्यू है। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन जी की आ जाएंगी। 1.645 कहां से आया? जी टेबल जाके देखें। अब मुझे टेबल निकालना पड़ना है, मेरा ख्याल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। चले मैं निकाल ही लेता हूँ। 1 पॉइंट आपके पास है, लेकिन अब वो मुझे भी दिखाना चाहिए। जी का टेबल, हाँ जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। वैसे मैंने नीचे निकाल के वैल्यू लिख भी दी हुई है टेबल के, जो फेमस वाली हैं। ज्यादा फेमस मैंने नीचे ये छापी हुई हैं। ये देखिए नीचे मैंने छापी हुई हैं, ये ज्यादा फेमस वाली हैं, ये पेपर में नहीं दी होंगी। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे राइट टेल की वैल्यू क्या है? 1.64। ये पता है कैसे आई है? ये मैंने ऊपर 0.45 ढूंढा है, प्रोबेबिलिटी किधर है? 0.45। तो बेटा ये जो 0.45 की प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर है, ये 1.65 है, और ये 1.64 और 5 के इन बिटवीन है। जब भी दो के इन बिटवीन हो तो एवरेज निकाल लेनी है। अब ये 0.49444950 इस प्रोबेबिलिटी के सामने 1.64 आता है, और 0.45053 के सामने मेरी वैल्यू क्या आती है? आपने दोनों की एवरेज ले लेनी है, 1.64 क्रिटिकल वैल्यू ये आ जाएगी। यानी ये जी का जवाब ही है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस ही निकाल रहे हैं। ये पहले भी निकाल लिया आपने। अच्छा, अब आओ जरा, अगर ये ऐसे हो कि मेरा हाइपोथेसिस है कि हमारे एम्प्लॉइज को एवरेजली 50 किलोमीटर से कम ट्रेवल करना पड़ता है, ये वाला ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है मिसाल के तौर पर, तो बताएं जी, ये वन टेल है, टू टेल है? ये वन टेल है, और लेफ्ट साइड पे इसकी टेल होगी, लेफ्ट साइड पे, ठीक है? जो डायग्राम बनेगी वो ऐसे बनेगी, नॉर्मल करो। यहां म्यू होगा, और ये म्यू से कम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा अगर 5% है। अब मुझे बताएं जी, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी 0.50 है, तो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे वही निकल आएगा, -1.645। समझ आ रही है? अगर हमारा हाइपोथेसिस ये हो ऑल्टरनेटिव, तो इसको कहते हैं टू टेल्ड। तो 2.5% इधर आ जाएगा, और 2.5% इधर आ जाएगा। तो अब ये बताओ ये कितना होगा? 0.5 में से
0.5 में से 0.025 माइनस करें 0.475। दोनों जगह 0.5 नहीं लिखना, 0.5 को तोड़ें। अब ये देखें 0.475 कहाँ पे है, 0.475 किधर है, 1.96 पे। ये एग्जैक्ट है, ये देखिए 1. क्योंकि 2 टेल्ड है तो 1.96 पॉजिटिव साइड पे भी लिखे और नेगेटिव साइड पे 1.96 माइनस का लिखे। 2 टेल में दोनों साइड पे 1.96 लिखना है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो ये z की टेबल वैल्यू ये है 1.96। z की टेबल वैल्यू क्या है 0.475, प्रोबेबिलिटी है 0.475 क्या चीज है बेटा, तो z की टेबल वैल्यू है 1.96। अच्छा, मेरा अब आपसे एक और है सवाल। मिसाल के तौर पर अगर ये हो और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो, तो बताओ जी 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पहले ये बताओ 1 टेल है 2 टेल्ड है, 2 टेल्ड है। तो 2 टेल्ड में ये 5% इस साइड पे, इधर 5%, तो दरमियान में कितने परसेंट होगा, ऐसे ही है, लबो जाके की बंद है तो इधर आ जाएगा 1 और इधर माइनस का 1.645। अच्छा, अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो, इसी केस में 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो, या बल्कि 1% नहीं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मेरा ख्याल है करा दिया मैंने 5% लेवल, है जी। हाँ जी, ठीक है 5% हो गया हुआ है। अगर ये है म्यू लेस देन 50 और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, बताओ z की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा जी। हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे 1 टेल लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट टेल है, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा 0.49, क्या कहते हैं 49, देखो 0.49 है कहीं पे, 0.49 किधर है, ये 0.490 और ये 0.49036, ये ज्यादा करीब है। अब आप 2.33 भी ले सकते हैं और 2.22 और 2.23 की एवरेज भी ले सकते हैं, तो ये माइनस का 2.33 आ जाएगा या फिर 2.325, एक ही बात। अगर आप 2.33 लिख दें या 325 लिख दें। अच्छा, अब आपने एग्जाम्पल कौन सी करके लानी है, घर से नोट कर ले। मैंने क्रिटिकल वैल्यू सिर्फ बतानी थी आज, किस टेस्ट की बताई है, एग्जाम्पल 10.12 आपने घर से करके लानी है। 10.12 से लेकर 10.14 तक
12, 13, 14 कितनी बनी? ये आपने करके लानी है 10.12 से 10.14 तक। मैंने आज सिर्फ ये बताया कि जी टेबल कैसे देखना है। अगर आप नोट्स ओपन करेंगे ना तो नोट्स में भी सिखाया हुआ है कि जी की क्रिटिकल वैल्यू कैसे देखते हैं। वो किस सफे पे बताया हुआ है, को बता सकते हैं? हाँ ये देखिए, ये मैंने सारी डायग्राम बनाई हुई है डिफरेंट डिस्प्ले। पता नहीं कितनी डायग्राम बनाई है, समझाने के लिए हैं ये। कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बनाई है मैंने? 4, 1% पे, 3% पे, 5% पे, और यहाँ मैंने हाइपोथेसिस ली है 1 टेल राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 2 टेल। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरा कि ये आपकी और मेरी मैच करती हैं डायग्राम्स। ये किस सफे पे मैंने एग्जाम्पल बल्कि 10.11 भी कर लीजिएगा। 10.11 एग्जाम्पल 10.11 भी करनी है। टेन पॉइंट 11 चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अभी कल आपने ये मीन वाली करके आनी है, पास पेपर के कराऊंगा कल सवाल। अगर आप ये नहीं करके आएंगे तो पास पेपर का सवाल नहीं होना, खपते रहेंगे फिर, मैं बता दूं। क्या कहते हैं, समझ आ रही है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट द, आज मैंने सिर्फ चेंज बताई है, इन्होंने क्लास ही नहीं पढ़ी होनी आपने लिए। 3:30 बज गए। 3:30 क्लास शुरू है। अगली जवान जी, अगली क्लास शुरू है भाईजान। क्लास से